Morning students, now in our today's lecture we are going to study about the welding transformer. वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसके बेसिक टाइप्स कौन से होते हैं एंड उसमें जो करंट का जो कंट्रोलिंग होता है वो कैसे होता है वो हम देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्डिंग ट्रांसफार्मर. तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ होता है, तो फॉर द आर्क वेल्डिंग. ओके, तो सिंगल फेज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है. रिक्वायरमेंट ऑफ ए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर. जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होती है जो फुलफिल होनी चाहिए. सो उसमें फर्स्ट वन है, इट शुड हैव ए ड्रूपिंग स्टैटिक वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक. ओके, जो भी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसकी ड्रूपिंग स्टैटिक वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. अब ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक मीन्स व्हाट, कि जब करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वोल्टेज की वैल्यू है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए, यानी कि करंट एंड वोल्टेज दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होनी चाहिए. ओके, करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ होनी चाहिए. सेकंड है, टू अवॉइड स्पैटर द सर्ज ऑफ द वेल्डिंग करंट ड्यूरिंग ए शॉर्ट सर्किट शुड बी लिमिटेड टू द लीस्ट पॉसिबल अबव द नॉर्मल आर्क करंट. ओके, तो जब वेल्डिंग होता है उस टाइम पे जो सर्जिस प्रोड्यूस होते हैं उसकी बहुत कम पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. ओके, वो बहुत कम लिमिट में प्रोड्यूस होने चाहिए. ओके, थर्ड वन जो है वह द ओपन सर्किट वोल्टेज शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड 80 वोल्ट्स एंड इन नो केस 100 वोल्ट्स. यानी कि ओपन सर्किट वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 80 वोल्ट से 100 वोल्ट तक ही एक्सीड होनी चाहिए. तो ऐसा क्यों, तो आर्क जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या करते हैं कि पहले आर्क को प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, अब जो आर्क प्रोड्यूस होती है तो उस टाइम पे हमें हाई वोल्टेज चाहिए होते हैं. बट एक बार आर्क प्रोड्यूस हो जाती है उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए हमें लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है. तो इसकी वजह से जो ओपन सर्किट वोल्टेज है उसकी वैल्यू 80 वोल्ट से 100 वोल्ट तक होती है. ओके, फोर्थ वन है, द आउटपुट करंट शुड बी कंट्रोलेबल कंटिन्यूसली ओवर द फुल अवेलेबल रेंज. यानी कि जो करंट होते हैं उसके फुल रेंज में कंटिन्यूसली वो कंट्रोलेबल होना चाहिए. तो क्यों, तो जब भी आर्क प्रोड्यूस होती है तो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई देने के लिए हमें हाई करंट की आवश्यकता रहती है. ओके, तो इसकी वजह से जो लार्ज करंट होता है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहे, इसलिए हमें आउटपुट करंट को फुल स्केल पे कंट्रोल में रखना पड़ता है. ओके, एंड फिफ्थ वन है, द ओपन सर्किट वोल्टेज शुड बी जस्ट सफिशिएंटली हाई फॉर रेडी इनिशिएशन ऑफ एन आर्क एंड नॉट टू हाई टू इम्पायर द इकोनॉमिक्स ऑफ वेल्डिंग. यानी कि जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो सफिशेंटली हाई होना चाहिए टू प्रोड्यूस दी आर्क. आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत रहती है और जो हाई वोल्टेज है वो सफिशेंट होना चाहिए कि जिसकी वजह से आर्क प्रोड्यूस हो पाए. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर. सो फर्स्ट वन है, it should have a drooping static volt ampere characteristic. Second one है, the surge of the welding current during a short circuit should be limited to the least possible. Third one है, the open circuit voltage should not normally exceed 80 volts and in no case 100 volts. Fourth one है, the output current should be controllable continuously over the full available range. And fifth one है, the open circuit voltage should be just sufficiently high for ready initiation of an arc and not too high to impair the economics of welding. Okay, now basic types of welding transformer. So there are total 2 basic types है of welding transformer के. उसमें first one है the high leakage reactance type and second one है the external reactive टाइप. ओके, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला डिस्कस करते हैं कि दी हाई लीकेज रिएक्टेंस टाइप. सो दी हाई लीकेज रिएक्टेंस टाइप वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है. ओके, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में
हाई रिएक्टेंस टाइप वेल्डिंग ट्रांसफार्मर दिखाया गया है। इसमें टोटल 4 स्क्वायर आपको दिख रहा है। ओके, तो ऊपर के जो स्क्वायर है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, जिसमें आई मेंशन किया हुआ है। नीचे डबल आई मेंशन किया है, जिसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। I1 एंड I2 है वो प्राइमरी करंट है, I2 सेकेंडरी करंट है। phi L1 लीकेज फ्लक्स है ड्यू टू प्राइमरी करंट I1 एंड phi L2 है वो है लीकेज फ्लक्स ड्यू टू सेकेंडरी करंट I2। फ्लक्स फाइज है जो कोर में दिखाया गया है उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट फ्लक्स। एंड बी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में दिखाया गया है आपको बी, तो बी है वो डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल्स, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग कॉइल्स है उसके बीच का डिस्टेंस दिखाया गया है। ओके, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग बी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब जब भी ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई देते हैं, ओके, तो जब ट्रांसफार्मर को हम करंट सप्लाई देते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है अक्रॉस इट्स वाइंडिंग। ओके, उसके जो वाइंडिंग्स होते हैं वहाँ पे उसके आसपास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। एज वी नो कि इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक क्वांटिटी बोथ आर रिलेटेड विथ ईच अदर। जहाँ पे इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है वहाँ मैग्नेटिक क्वांटिटी होती है, एंड जहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटिटी होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, तो जब भी आप ट्रांसफार्मर को करंट सप्लाई देते हो तो उसके जो वाइंडिंग्स होते हैं उसके आसपास फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ओके, अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया है, कोर में से फ्लक्स फाई फ्लो हो रहा है। ओके, तो वो क्या करेगा, इट विल ट्रैवर्स द मैग्नेटिक सर्किट एंड कट द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई प्रोड्यूस होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग को भी कट करेगा एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को भी कट करेगा। ओके, बट जो पूरा जो रिजल्टेंट फ्लक्स फाई है वो पूरी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होगी वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को कट नहीं करेगी, बट उसमें से जो फ्लक्स होता है उसकी जो कुछ लाइंस जो होती है वो क्या करेगा, वो प्राइमरी करंट को भी फ्लो कट नहीं करेगा एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को भी कट नहीं करेगा, बट वो जो मैग्नेटिक लाइंस है फ्लक्स लाइंस है वो क्या करेगी, एयर में से अपना पाथ बनाएगी। ओके, यानी वो एयर में से फ्लो होती है। तो यहाँ पे आपको phi L1 एंड phi L2 दिखाया गया है जिसको हम बोलेंगे पार्शियल फ्लक्सिस। ओके, जो एयर में से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं वो एयर में से अपना पाथ बनाती है जिसको हम बोलेंगे पार्शियल फ्लक्स phi L1 एंड phi L2। अब ये जो दोनों फ्लक्स हैं उसकी वजह से रिएक्टेंस होता है वो प्रोड्यूस होता है, एंड रिएक्टेंस की वजह से वहाँ पे हमें रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप्स मिलेंगे। ओके, अगर phi L1 में प्राइमरी का फ्लक्स है तो प्राइमरी में रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप ऑफ प्राइमरी हमें मिलेगा, एंड सेकेंडरी का लीकेज फ्लक्स है तो सेकेंडरी में रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। ओके, अब जैसे ही ये करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, ओके, तो जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी ऐसे फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो लीकेज फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, एंड लीकेज फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो जो EMF है जो जिसको हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही हम प्राइमरी करंट एंड सेकेंडरी करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से जो रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप जो है वो भी हमें पर्टिकुलर वाइंडिंग में बढ़ता हुआ मिलेगा। यानी कि आप सप्लाई करंट बढ़ा रहे हो तो प्राइमरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता मिलेगा एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में भी वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता हुआ मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे हम जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसका यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक चाहिए होती है। ओके, तो इसकी मेन जो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों में हमें हाई रिएक्टेंस मिलना चाहिए। ओके, अब हाई रिएक्टेंस कब मिलेगा, जब उसका लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तब। ओके, एंड लीकेज फ्लक्स ज़्यादा कैसे मिलेगा कि अगर हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा दें कि जिसकी वजह से जो पूरा फ्लक्स है वो
वाइंडिंग के साथ लिंक ना हो तो ये चीज़ हम कैसे मीन्स हाउ कैन वी गेट दिस कंडीशन? सो बाय दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय प्लेसिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑन सेपरेट लिंक। ओके, तो ये कंडीशन हमें दोनों के बीच में स्पेस बढ़ानी है। तो स्पेस कैसे बढ़ाएंगे? तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हम सेपरेट लिंक पे रखेंगे, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको भी अलग लिंक पे रखेंगे और दोनों को सेम लिंक पे रखेंगे, बट उन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ओके, तो डायग्राम में हमें वो डिस्टेंस दिखा है कि प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में बी जितना डिस्टेंस है। नाउ अगर ऐसा हुआ तो इसके अंदर हम करंट का कंट्रोलिंग कैसे करेंगे? ओके, सो कंट्रोल ऑफ करंट इन हाई रिएक्टेंस वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स कैन बी अफेक्टेड बाय 3 मेथड्स। ओके, तो हमें करंट की वैल्यू है उसको कंट्रोल करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें फर्स्ट मेथड है मूवेबल प्राइमरी कॉइल। ओके, तो यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो मूवेबल होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? तो प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, उसका जो डिस्टेंस है वो हम चेंज कर सकते हैं, और डिस्टेंस चेंज होगा तो उसकी वजह से रिएक्टेंस भी चेंज होगा एंड उसकी वजह से करंट भी चेंज हो सकता है। ओके, सो एज द स्पेसिंग बिटवीन द वाइंडिंग इज वेरिड, सो डज द रिएक्टेंस एंड हैंस द आउटपुट वेल्डिंग करंट। ओके, यानी कि वेल्डिंग करंट भी चेंज होता हुआ मिलेगा। नाउ सेकंड मेथड, सो इन सेकंड मेथड व्हाट कैन वी डू? सो बाय अप्लाइंग टैप चेंजिंग। तो बाय अप्लाइंग टैप चेंजिंग में क्या करते हैं कि जो प्राइमरी होती है या तो सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, या तो प्राइमरी वाइंडिंग या तो सेकेंडरी वाइंडिंग पे टैपिंग्स प्रोवाइड की जाती है। तो टैपिंग्स प्रोवाइड करके हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, सो तो बाय चेंजिंग द टैपिंग्स ऑन द टैप चेंजर वी कैन चेंज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आप चेंज करोगे तो लोड करंट भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैन बी डन बाय ब्रिंगिंग इन और आउट ऑफ सर्किट द रिक्विजिट नंबर ऑफ टर्न्स। नाउ थर्ड मेथड, सो थर्ड मेथड में क्या है? उसमें मैग्नेटिक शंट यूज़ किया जाता है। सो इन थर्ड मेथड यूटिलाइजेस मूवेबल मैग्नेटिक शंट। सो the position of the shunt placed in the paths of the leakage fluxes controls the output welding current through control of reactors. So इसमें एडजस्टेबल मैग्नेटिक शंट है उसका यूज़ किया जाता है जो मूवेबल होता है। ओके, अब ये जो शंट होता है उसको जो लीकेज फ्लक्स पाथ होता है उसके साथ रखा जाता है। तो अब क्या होगा कि जैसे ही लीकेज रिएक्टेंस चेंज होगा तो उसकी वजह से करंट होगा वो भी चेंज होगा। ओके, सो दीज 3 आर द मेथड्स फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ करंट इन हाई रिएक्टेंस वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो फर्स्ट मेथड में क्या करना है? मूवेबल प्राइमरी कॉइल रखनी है, दूसरे में टैप चेंजिंग रखना है, एंड थर्ड वन है मैग्नेटिक शंट का यूज़ कर दो। तो ये तीन मेथड की हेल्प से हम करंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ सेकंड, तो सेकंड टाइप में कौन सा था? सो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर विथ एक्सटर्नल रिएक्टर, यानी कि एक्सटर्नल रिएक्टर टाइप वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो इस टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, जिसकी डिज़ाइन नॉर्मल ट्रांसफार्मर के जैसी ही होती है, बट इसमें चॉक होता है, उसको सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में रखा जाता है। एंड जो मीन्स इस मेथड से ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक हम मिल सकते हैं, मीन्स वी कैन गेट ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिएक्टर, यानी कि एक्सटर्नल रिएक्टर का यूज़ करके ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक मिल सकती है। तो यहाँ पे जो लैमिनेटेड कोर होती है उसके ऊपर थिक वायर का वाइंडिंग लगाया जाता है, एंड ये जो एक्सटर्नल रिएक्टर होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। ओके, नाउ इसके अंदर हम करंट का कंट्रोलिंग कैसे करते हैं?
So control of current in external reactor type welding transformer. तो उसके अंदर हम टोटल 2 मेथड्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट है बाय वेरिंग द रिलक्टेंस ऑफ द रिएक्टर और द मूविंग कोर रिएक्टर. ओके. और सेकंड वन है वो है बाय वेरिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग ब्रॉट इन सर्किट, यानी कि उसमें हम टैप्ड रिएक्टर का यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो फर्स्ट मेथड में क्या करना है, रिलक्टेंस को चेंज करना है. एंड सेकंड मेथड में क्या करना है, जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वाइंडिंग पे उसको चेंज करना है. तो रिलक्टेंस को चेंज करने के लिए हम मूविंग कोर रिएक्टर का यूज़ करेंगे. ओके. तो फर्स्ट मेथड जो है वो है बाय वेरिंग द रिलक्टेंस ऑफ द रिएक्टर, यानी कि जो रिएक्टर है उसका रिलक्टेंस चेंज करके. तो रिलक्टेंस जो होता है रिएक्टर का वो हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसकी जो कोर होती है उसके अंदर एक फिक्स्ड पोर्शन होता है जिसके अंदर वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है, और दूसरा पोर्शन होता है वो होता है मूविंग लिम्ब. तो जो मूविंग लिम्ब होती है उसको हम जो कोर है फिक्स्ड कोर उसके पास भी ले जा सकते हैं एंड उससे दूर भी ले जा सकते हैं. ओके. सो दिस वेरिंग द एयर गैप बिटवीन दैम, यानी कि उन दोनों के बीच में जो एयर गैप है उसको हम बढ़ा भी सकते हैं एंड कम भी कर सकते हैं. ओके. तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि फिक्स्ड कोर होगी. ओके. जिसको यहाँ पे जो ये पूरी अरेंजमेंट होगी उसको हम बोलेंगे मूविंग कोर रिएक्टर. ओके. तो उस पर क्या होगा, एक फिक्स्ड पोर्शन होगा जिसके ऊपर वाइंडिंग को कैरी बाउंड किया जाता है, एंड दूसरा पोर्शन होगा वो होगा मूविंग लिम्ब. तो जो मूविंग लिम्ब होता है उसको हम ये जो कोर होती है फिक्स्ड कोर उसके नज़दीक भी ले जा सकते हैं, दूर भी ले जा सकते हैं, एंड ऐसे हम उसकी एयर गैप बढ़ा भी सकते हैं एंड उसको कम भी कर सकते हैं. अब जैसे एयर गैप इंक्रीज़ होती है तो उसकी वजह से जो रिलक्टेंस एस होता है वो बढ़ता है, जबकि उसके जो इंडक्टिव ड्रॉप होता है वो भी बढ़ता है, एंड उसकी वजह से जो करंट होता है वो भी इंक्रीज़ होता है. ओके. तो क्या होता है, रिलक्टेंस का इक्वेशन है हमारे पास S इज़ इक्वल टू L डिवाइडेड बाय μ0 μRA, यानी कि जो रिलक्टेंस S होता है वो लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यानी कि अगर आप एयर गैप को ऐड करते हो, ओके, इफ़ यू इंक्रीज द एयर गैप, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रिलक्टेंस होगा वो भी इंक्रीज़ होगा, एंड उसकी वजह से उसका जो सेल्फ इंडक्शन है वो भी बढ़ेगा. उसकी वजह से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप है वो भी बढ़ेगा, एंड उसकी वजह से जो वेल्डिंग करंट है वो भी इंक्रीज़ होगा. ओके. नेक्स्ट वन है कि अगर आप एयर गैप को रिड्यूस कर रहे हो, तो अगर आप एयर गैप को रिड्यूस कर रहे हो तो क्या होगा, रिलक्टेंस भी रिड्यूस होगा. एज एल डिक्रीज सो द वैल्यू ऑफ एस विल ऑल्सो डिक्रीज, यानी कि रिलक्टेंस भी डिक्रीज होगा. एंड रिलक्टेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ होगा. क्यों? क्योंकि फ्लक्स एंड रिलक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ होगा, एंड उसकी वजह से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा, एंड इसकी वजह से जो करंट है उसकी वैल्यू कम होगी. ओके. सो इन दिस वे द वेल्डिंग करंट कैन बी एडजस्टेड वेरी एक्यूरेटली एंड कंटिन्यूसली. Okay, so by changing the length of the air gap we can easily control the welding current. Next है by varying the number of turns of the winding brought in circuit. तो इसके लिए हम टैप्ड रिएक्टर का यूज़ करते हैं. तो टैप्ड रिएक्टर में क्या होता है, जो एक्सटर्नल रिएक्टर होता है उसके ऊपर टैपिंग्स प्रोवाइड की जाती है, एंड आप टैपिंग्स की हेल्प से नंबर ऑफ टर्न्स है वो चेंज कर सकते हो, एंड उसकी वजह से जो करंट की वैल्यू होगी वो भी चेंज होगी. ओके. सो इन द टैप्ड रिएक्टर द कोर इज़ मेड सॉलिड बट द कॉइल इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ सेक्शन, एंड ईच सेक्शन हैविंग ए टैप brought out to the regulated point and moving a contact arm across the taps
will vary the number of turns brought in circuit and with that the magnitude of welding current. Thus the current is controlled in step. ओके, सो टैप्ड रिएक्टर में कोर है उसको सॉलिड बनाया जाता है, और जो कॉइल होती है उसको नंबर ऑफ सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. ईच सेक्शन होता है उसको टैप प्रोवाइड की जाती है, एंड ये जो टैप होता है उसको रेगुलेटर पॉइंट के साथ उसका कनेक्शन किया जाता है. अब जब भी कॉन्टैक्ट आर्म्स है उसको जब टैप के अक्रॉस हम मूव करेंगे तो उसकी वजह से नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो भी चेंज होंगे, एंड इसकी वजह से जो वेल्डिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, एंड दस द वैल्यू ऑफ द वेल्डिंग करंट कैन बी चेंज. ओके, सो इस लेक्चर में हमने वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, डिस्कस किया कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और दोनों टाइप की जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है उसमें जो वेल्डिंग करंट है उसको कैसे कंट्रोल में लाते हैं. ओके, थैंक यू.